हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैम्पियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माय करियर कि इतना लंबा ब्रेक हुआ। सब लोग एस्टॉनिश्ड हो गए थे, घर पे भी और ऑफिस में तो हमारे टीम परेशान थे कि इतना लंबा छुट्टी, इतना लंबा ब्रेक आपने नहीं लिया है। बट आई वॉज नॉट वेल। आई वॉज नॉट वेल। अभी भी मेरी तबीयत है ना, लेकिन उसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेंस बैच से स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जब अच्छा फील करूंगी ना तो सुबह वाला बैच भी लेना शुरू कर दूंगी। उसके बाद यूट्यूब भी शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद यूट्यूब क्लास भी। मेरी हेल्थ ना, मतलब अभी मैंने क्या किया है, बार बार फीवर रिपीट हो जा रहा है, लेकिन आज मैंने मन बना लिया था कि आज मेरे को क्लास लेना है, तो मैंने पहले फीवर का टैबलेट खा लिया है। धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक क्लास लेना शुरू करूंगी तो हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, अभी तो ठीक हूँ। आराम से थोड़ा कर करके क्लास लेना है। बहुत लंबा गैप हो गया। आई मिस्ड ऑल माय स्टूडेंट्स। एवरी डे आई यूज्ड टू स्ट्रगल, क्लास लेना है। चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले अभी मेरी तबीयत अभी ठीक है, ठीक है? मेरी तबीयत अभी ठीक है और मुझे लग रहा है ना, मैं इस रूम में आई हूँ ना आज, मतलब आज मैं ऑफिस आई हूँ। मैं लास्ट फ्राइडे ऑफिस आई थी। उसके बाद मैं आज ऑफिस आई हूँ तो मुझे बहुत ब्राइट ब्राइट सब स्टूडियो वगैरह दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही लाइट दिख रहा है। और कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माई स्टेनो चैम्पियंस। स्टेनो का जब रिजल्ट आया ना तो एक अंदर से एनर्जी आ गई कि स्टेनो में बच्चे मुझे स्कोर भेजने लगे। इंग्लिश का स्कोर बच्चों का काफ़ी अच्छा दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि शायद पेपर इजी आया है क्या। अभी मैंने स्टेनो का पेपर आंसर की देखा नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने स्टेनो दिया था एक बार बता देना पेपर का लेवल कैसा था, देखा होगा। मैंने अभी देखा नहीं है आंसर की, लेकिन मतलब इतना अच्छा नंबर कहाँ से आ गया है? या तो पेपर इजी आया होगा। मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की। देख रही हूँ ना कि 91, देयर इज वन गर्ल 97, 89, 85, 82, 94, 88 आया है गोविंदा का। अच्छा नहीं, किसका, वैशाली का 88 आया है, 87 आया। मैंने अभी पेपर नहीं देखा। ओके, आयुष का स्टेनो में 134 आया, तो 134 इज नॉट गुड स्कोर ना। जब पेपर में, मतलब मैं इंग्लिश का, बच्चों ने मेरे को इंग्लिश का मार्क्स भेजा है तो मेरे को सिर्फ 80s 90s में दिख रहा है, तो मुझे लगा कि हो सकता है ना ये CHSL MTS की तरह या CGL की तरह इनका पेपर भी इजी आया हो। मैं देखूंगी, अभी बैठ के देखूंगी। चलो स्टार्ट करती हूँ। CGL प्री में, हाँ। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ना आप लोगों से बात करके मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी। काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा था ना कि इतना सारा चीज़ हो गया CGL को लेके और मैम ने एक वीडियो बनाया क्यों नहीं। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल, ठीक है? मुझे कॉन्स्टेंटली फीवर रहता था, कॉन्स्टेंटली बॉडी एक रहता था। और प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरी तबीयत तो खराब हुई और मेरी छोटी वाली डॉटर है उसकी भी तबीयत खराब हो गई। ओके, मेरे ऑफिस में बोल रहे थे कि पता नहीं मैम क्या हो गया आपके घर में अचानक से। उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैंने मंडे को क्लास लेने का मन बनाया, संडे को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई ना कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 2 दिन एडमिट रखा गया। शी हैज़ बीन डायग्नोज विथ टाइफॉइड। 2 दिन अब वो डिस्चार्ज होके आई, तो आज मैंने क्लास लेना शुरू किया और मेरी तबीयत तो खराब चल ही रही। और CGL के लिए ना मैंने वीडियो वगैरह इसीलिए नहीं बनाया, लेकिन मैं ग्रुप जो बना था ना, बाकी सारे टीचर्स से कांटेक्ट में थी। ग्रुप वगैरह जैसे पंडित्स वाले टेलीग्राम ने भी मुझे भेजा कि मैम आपका क्या बोलना है, मैंने लिख के उन्हें भेजा था। तो चलो ठीक है, अब हम जिसका जिसका 187 आया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। प्रतीक, आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का बहुत स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2-3 नंबर ही बढ़ा है, बढ़ गया है। चलो, जिसका 187 आया है ना वो तो पहले से ही सेलेक्टेड है ही मेंस के लिए, और 187 आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्री का स्कोर तो जुड़ने वाला है नहीं। तो हाँ, तो स्टार्ट किया जाए ना। 162 हो गया, हाँ। जिसका जिसका 153 क्रॉस हो गया, किसी का माइनस भी हो गया है, हाँ, माइनस में भी हुआ। स्टार्ट किया जाए ना, ठीक है? अब धीरे धीरे करके एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट।
स्टेनो का कट ऑफ ना 140 अबव तो जाएगा ही, ठीक है, 140 से ऊपर, और स्टेनो का कट ऑफ पहले से ही ज़्यादा जाता है। सुनील का 13 मार्क्स इंक्रीज हो गया, बहुतों के मार्क्स इंक्रीज हुए लेकिन फिर भी वो कट ऑफ तक नहीं पहुंचे, तो ठीक है, बुरा लगेगा मैं बोलूँगी। इंक्रीज होने के बाद भी कट ऑफ तक नहीं पहुंचे तो मतलब आप इस ईयर के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, आपको अपना स्कोर और बढ़ाना होगा। ओके, हाँ चलो, आज मैं आपको आज का जो मुझे सेट बना के दिया है ना, ये विकास ने बनाया, ठीक है। आज मैंने अपने से सेट वगैरह तैयार नहीं किया, आज विकास ने सेट तैयार कर दिया था। ओके, और कुछ कुछ ऑप्शंस एक दो मैंने बदल दिया अभी आने के पहले। तो आज पैसेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी जैसे जैसे मैं अच्छा फील करते जाऊंगी ना, अभी हर एक सैटरडे करके मैं कोशिश करती हूँ आपकी क्लास ले लूंगी, सैटरडे को कंपनसेट कर लूंगी। चलो, पहला वाला का मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ पैसेज का। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन थीम क्या है? पैसेज का मेन थीम क्या है, ठीक है, थीम पूछा है। दूसरा, व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट? आइंस्टीन ने खाना खाने से क्यों मना कर दिया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है? कमिसरेटिंग, बायस्ड, लॉडेटरी और डॉगमेटिक, क्या टोन है, ठीक है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आइंस्टीन ने बजाया था? वायलिन बजाया था, पियानो बजाया था, गिटार बजाया था या ड्रम बजाया था? और टाइटल क्या दिया जा सकता है, ठीक है, पैसेज का टाइटल में हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। चलो, अब पैसेज पढ़ो, मैं साइड हो जा रही हूँ। पैसेज पढ़ के मुझे पहला पैराग्राफ डन बोलना। साइड हो जा रही हूँ। वेरी गुड, राहुल का 90 आया है स्टेनो में। वो कैब भी मैं यूट्यूब पे शुरू करूँ? मांडवी का इंग्लिश में 88 आया, इंग्लिश में बहुत अच्छा किया है स्टेनो में। प्राउड ऑफ माय स्टेनो चैंपियंस। नेक्स्ट वाला, विकास, ये पैसेज आपने कहाँ से लिया है? ये पैसेज आपने कहाँ से उठाया है? ये पैसा जीएसटी वाला। इस बार का जीएसटी? हाँ इसी साल? हाँ, तो जीएसटी ओके, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आपने करवाया है, वही मैंने सोचा कि हो सकता है रिपीट कर दिया हो। रिपीट, उसने जीएसटी वाला में रिपीट कर दिया हो सकता है। ओके चलो, जीएसटी में लिया है 100%।
ये उन्होंने इस बार का JHT से लिया है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से, इसी साल का है, इसी साल का है। ट्वेंटी टू मेंस में भी यही सेम पैसेज था। अच्छा, 22 में भी आया था, और इस बार के JHT में भी आया है। कि डन ना। लैंग्वेज वाज इजी, लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। चलो, और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी ना, ठीक है, SSC के बारे में ना, वो तो इनका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आज का प्रॉब्लम नहीं है, इनका ड्रामा चलते ही रह रहा है। लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है ना, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको मेंस तक मेंस क्लियर करवाया जाए। तो अब ना बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, मैं जो बात बोल रही हूँ ना, कुछ बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उन्हें बुरा लगेगा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आए थे ना, तो इतना खुशी खुशी आप लोगों ने फ़ोन किया था कि मैम बहुत अच्छा गया, और बाद में कट ऑफ इतना ज़्यादा निकल गया ना कि आपका मन दुखी हो गया और टीचर्स भी हेल्पलेस हो गए। हम जब बच्चे हम मैसेज भेजना शुरू किए ना कि मैम हम मुझे लगा था कि हो जाएगा, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, मैंने मैसेज देख के सिर्फ छोड़ दिया, तो दैट वाज वेरी बैड। बट जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है ना, अब क्या करोगे आप, इधर उधर ज़्यादा, ठीक है, इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अब एकदम 1 मंथ बचा है, उस पर ध्यान देना है। ज़्यादा यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है ना, जिसका क्वालिफाई हो गया है नहीं ध्यान देना। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? मेंस में ना नॉर्मलाइजेशन वाला वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? Einstein and his life, Einstein and his sorrow, science and its devastating effects, atomic war and its consequences. Hmm. लास्ट 2 स्लाइड्स नहीं दिखाया मैंने। ओके, देख लो लास्ट 2 स्लाइड्स नहीं दी, समझ जाना है कि मैम का थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया है फीवर की वजह से। ओके, ये वाला नहीं दिखाया तो सॉरी।
लास्ट वाला। चलो अब किया जाए। ओके, लैंग्वेज इज इजी। कल परसों से ना मैं अपना सेट बना के लाऊंगी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पूरा पैसेज के बाद पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? मैंने आंसर में देखा कि मैक्सिमम बच्चा हमारा ये आंसर दे रहा था, कुछ एक दो ये भी दे रहे थे। तो पूरे पैसेज में बात हो रही है हिरोशिमा में जो एटम बॉम्ब गिरा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये अब आप बोलोगे मैम साइंस एंड इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स, तो साइंस के इफेक्ट में कुछ भी आ सकता है ना। साइंस में तो टीवी भी, टेक्नोलॉजी का भी, टीवी का भी इफेक्ट आ जाता, बट इन्होंने पूरे पैसेज में ना एटॉमिक वॉर, ठीक है, और उसके परिणाम के बारे में बोला। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट? आइंस्टीन ने खाने से क्यों मना कर दिया? बिकॉज ही फेल्ट हैप्पी। हैप्पी तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। वो ये देखो, ये क्वेश्चन ना देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बट थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो बीमार थे, ऐसा नहीं था, बीमार भी नहीं थे। क्योंकि वो गिल्टी थे। हाँ, एटम बम का फॉर्मूला उन्होंने अभी देखेंगे कि गिल्टी क्यों थे। ठीक है, उन्हें गिल्ट फील हो रहा था कि उनसे गलती हो गई। वो चिंतित नहीं थे, उन्हें गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया एटम बम बना के। E is equal to mc square। What is the appropriate tone of the passage? पैसेज का टोन क्या लग रहा है? बायस्ड है, पक्षपात हो रहा है। लॉडिटरी का मतलब होता है प्रेज वर्दी, कुछ तारीफ वगैरह तो हो नहीं रहा है इसमें, प्रेज वर्दी होता है। पक्षपात तो हो नहीं रहा है। डॉगमेटिक का मतलब है एकदम कट्टर, अथॉरिटेटिव, अपनी बात मनवाना। डोमिनियरिंग, अपनी ही बात मनवाना। ये भी नहीं है। अब पैसेज का टोन इज कमिसरेटिंग। कमिसरेटिंग का मतलब क्या है? इट्स फुल ऑफ सोरो, दुख वाला, सोरो वाला, अफसोस वाला। ये हमने समुद्र मंथन में पढ़ा था ना। कमिश्नर ने सोरो दिखाया, दया दिखाई। ओके, नैरेटिव में कोई कहानी वगैरह नरेट किया जाता है, ठीक है। नैरेटिव स्टाइल में आप देखोगे ना, कोई स्टोरी के रूप में कोई चीज समझाया जा रहा है। और डिस्क्रिप्टिव में किसी चीज का, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मोर और लेस सेम है। इंफॉर्मेटिव, ये दोनों सेम होता है, बट यहाँ कोई भी चीज नरेट किया जा रहा है, आपको स्टोरी के रूप में बताया जा रहा है। हाँ, सरस सेज कि मैम मेरा 97 आया है स्टेनो में। ओहो, देखो बच्चा 97 लेके आया है, क्या बोलूं मैं। तो खुशी है, आज मुझे मेडिसिन नहीं लेना होगा। 97 लेके आया है। लेकिन फिर भी टीचर खुश नहीं होते हैं ना, अंदर से मन में यही रह गया कि कहाँ 3 नंबर आपका खो गया है सरस। हाँ, सिंपथी, अफसोस, सौरो दिखाना, कहाँ ये 3 नंबर? एक्सपोजिटरी इज ऑल्सो एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी को ही एक्सपोजिटरी बोलते हैं।
वेरी गुड, हो जाएगा, आपका सीपीयू हो जाएगा, वेरी गुड। विच इंस्ट्रूमेंट डिड आइंस्टीन प्ले? सर इसने 97 मार्क्स लाया, 3 नंबर कहाँ चला गया? 2, हाँ, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है इनका। कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया? वायलिन बजा वायलिन बजा, जिसका नहीं हुआ वो मेरी वजह से ही नहीं हुआ, जिसका हुआ भी वो भी मेरे वजह से ही हुआ। मेरे वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सब आपकी वजह से हुआ है। व्हाट इज द टाइटल फॉर द पैसेज? पैसेज का टाइटल क्या है? पैसेज का टाइटल डेथ इन हिरोशिमा तो बताया है, लेकिन हिरोशिमा के बारे में, बट मेनली बताया कि वॉर और तबाही। जल्दी से बता दो। क्या स्कोर है? ये गिल्टी वाला थोड़ा मुझे समझाना होगा, वहां पे रॉन्ग दिखा मुझे। इजी था ना, तो विकास भैया ने सेट किया था। और विकास भैया ने क्या सेट किया था? पूछा मैंने उससे कहाँ से सेट किया, तो उन्होंने बोला मैम जीएचटी का है, इस बार की जीएचटी का है। गिल्टी वाला रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया देखते हैं। देखो देखो, हाँ, पहला वाला का आंसर 2 क्यों नहीं होगा, बता रही। द सेज ऑफ साइंस, सेज का मतलब होता है ना द गुरु, द सन्यासी, मतलब सेज। आइंस्टीन विज्ञान के गुरु वो सिटिंग इन अ डिप्रेसिव मूड, बहुत डिप्रेसिव दुखी वाले मूड में थे, पेंसिव मूड में थे। पेंसिव, पेंसिव का मतलब है सोच विचार वाले मूड में थे, थॉटफुल मूड में थे। वन इवनिंग, एक शाम बैठ के ना बड़ा मतलब सोच विचार वाली मुद्रा में थे। हिज आईज वर ब्रीमिंग विथ टीयर्स। ब्रीमिंग का मतलब होता है फिल्ड विथ, ब्रीमिंग के साथ विथ आता है प्रेपोजिशन। उनके आंख में आंसू से, आंख आंसू से भरे हुए थे, और उनका दर्द जो है ना, इट वॉज वेरी क्लियर, दिख रहा था उनके फेस पे। ही पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, झांक के विंडो से बाहर देखा। सन सेट हो गया था कुछ देर पहले, स्काई फील्ड था रेडिश ग्लो से। एट दिस सनसेट ही फेल्ट दैट इट वाज ह्यूमैनिटी दैट हैड संक इनटू डेविलिश डार्कनेस। ऐसे तो डूबा सूरज था, लेकिन उनको फील हो रहा था ना कि ये जो मानवता है ना, ये अंधकार में डूब चुका है, बताएंगे। ओके, एंड द स्काई वाज द, स्काई में जो रेड कलर दिख रहा था, उन्हें लग रहा था इट वाज द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी जो पूरे स्काई में फैला हुआ। पर दुखी थे। थके हुए स्टेप से ही अपने चेयर पे जाते और वहां बैठ जाते। 9th अगस्त था, 3 days बैक ही हैड फेल्ट द सेम एगनी। एगनी का मतलब होता है फियर। ऑप्शन इजी था। एज इफ समवन हैड टोन्ड हिम अपार्ट, मतलब किसी ने उसे टोन कर दिया है। ही वॉज डीपली हर्ट, बहुत ज्यादा दुखी थे। अब बताया जाएगा क्यों दुखी थे, आगे बताया, क्योंकि उन्हें रेडियो में सुनने को मिला ना, एटम बम गिरा दिया गया है हिरोशिमा में, ठीक है। टुडे विद इन 3 days, और 3 दिन के बाद अनदर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन अनदर सिटी नागासाकी एंड लैक्स ऑफ पीपल किल्ड हो गया। लैंग्वेज बड़ा इजी है, लैंग्वेज इजी है विकास भैया ने बनाया है। ही हैड हर्ड दैट द ब्लास्ट रिलीज सो मच एनर्जी, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, इतना एनर्जी रिलीज किया, ठीक है, कि मतलब तबाही छा गई, बहुत लोग मारे गए। ओके, और फ्लेम्स, जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, फ्लेम सब बढ़ रहा, पूरा बताया। पीपल हैड जम्प्ड इनटू लेक्स, बॉम्ब के हीट से, गर्मी की वजह से कुछ लोग जंप कर गए रिवर्स में, बट द वाटर वाज आल्सो बॉइलिंग, और वहां भी लोग जल गए। मतलब ये सब इमेजिन करते हो ना। द एनिमल्स इन द वाटर वर ऑलरेडी बॉइल्ड टू डेथ, एनिमल्स तो ऑलरेडी गर्मी से, एनिमल्स, ट्रीज, हर्ब्स, मतलब सब तबाही बताया है, एनिमल और प्लांट, ठीक है। ये यूट्यूब पे हो चुका है। अच्छा, अब पता नहीं आज इस बार के जीएचटी का है। इट हैड एंटर्ड द एटमोस्फियर देयर एंड हैड स्प्रेड रेडिएशन, चारों तरफ इसने रेडिएशन अपना फैला दिया था, और डिस्ट्रक्टिव, और इतना ज्यादा तबाही लाया ना कि वो तबाही इरिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल डैमेज था जानवर प्लांट्स दोनों के लिए। जब आइंस्टीन को तक ये न्यूज़ पहुंचा, ही बिकेम अवेयर ऑफ द हॉरर ऑफ द अब्यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी।
तो वो मतलब उन तक पहुंचा ना, तो उनको पता चल गया कि अब एटॉमिक एनर्जी का अब्यूज मतलब गलत तरीके से यूज हो रहा था। ओके, हिज डिस्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस न्यू नो बाउंड्स। न्यू नो बाउंड्स का मतलब है मतलब लिमिट से बाहर, मतलब वो लिमिट से बाहर उनको समझ में आ गया कि उनको समझ में आ गया कि मतलब उनकी रेस्टलेसनेस का, बेचैनी का कोई लिमिट नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने अपना वॉयलिन उठा लिया। तो एक क्वेश्चन था ना कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, वॉयलिन बजाने, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब भटका यहाँ से ये करने के लिए। इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे वो, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और वॉयलिन बजाते समय ही ट्राई टू अपना स्ट्रेस मिटाने की कोशिश कर रहे थे इन इट्स सैड टोन्स बट कुडंट। इट वाज बर्निंग ऑन द एम्बर्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन, हिज हार्ट वाज फिल्ड विद ओशन एगनी एंड ऑल। तब तक रात हो चुकी थी, वो सब है। अब देखो वो खाना क्यों नहीं खाई, यहाँ पे आएगा सारे इसके पीछे ही पड़ गए हैं सब। चलो जिसमें भी पूछा गया था ठीक है ना। हिज डॉटर केम अप, उसकी बेटी, उनकी बेटी आती है आइंस्टीन की और उन्हें बोलती है खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। हिज वॉइस वॉज रिस्ट्रेन्ड एंड ही सेड आई डोंट फील लाइक ईटिंग, खाने का मन ही नहीं हो रहा है। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, लाइंग डाउन ही वॉज थिंकिंग हाउ ही हैड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द देन। वो सोच में पड़ गए कि उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट टुवर्ड्स द, मतलब उस हाउ ही हैड ड्रॉन, उन्होंने बताया था एटॉमिक बॉम्ब का क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो सकता है। ही हैड थॉट दैट दिस वुड बी यूज्ड टू स्केयर हिटलर, वो बॉम्ब बनाया था उन्होंने हिटलर को डराने के लिए। ओके, और हिटलर के द्वारा जो क्रूएल्टी किया जाता था उसके लिए, ठीक है, उन्हें अफसोस होता है कि इसके लिए बनाया गया था। हाउएवर रोजावेल्ट केप्ट हिम इन द डार्क, उन्हें बहुत दुख हुआ कि रोजावेल्ट को उन्होंने बॉम्ब की डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में बताया था, बट उसने अंधेरे में रखा, फॉल्स प्रोमिसेस दिया। इवेंचुअली ही हैड अब्यूज्ड, उन्होंने इनके इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² को गलत तरीके से यूज किया और जापान पे बॉम्ब गिरा दिया। ओके, हिज एक्शंस हैड मेड साइंटिस्ट, और उनके इस चीज़ों से ना साइंटिस्ट तो हत्यारे साबित हो गए। आइंस्टीन केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सब चीज़ से वो क्या पता चल रहा था कि मैंने तो उन्हें इस बॉम्ब के बारे में बताया था, हम लोगों ने तो बॉम्ब हिटलर के लिए बनाया था, बट इस प्रेसिडेंट ने तो इसको गलत तरीके से यूज़ किया। तो वो वरीड नहीं था, उसको गिल्ट फील हो रहा था। ओके, वो गिल्ट फील हो रहा ओके, उसको गिल्टी फील हो रहा था। ठीक है, तो पता चल गया यहाँ पे आपका यही वाला आंसर में आपको दिक्कत थी। ठीक है, और ये तो हो गया कमेंसरेटिंग। चलो अब PQRS पे आ जाओ। मैं ना इस मंथ में आपको कुछ एडिटोरियल बेस्ड, आज कितना 17-18 जो तारीख है ना, 31 दिसंबर तक लगातार कुछ एडिटोरियल बेस्ड करवाऊंगी। और फिर जनवरी मंथ में ना बहुत टफ नहीं, जैसा नॉर्मल एग्जाम में आता है वो करेंगे, थोड़ा सा 10 दिन डरा देना है, उसके बाद फिर नॉर्मल। कौन सा होगा आंसर? C। ओके, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, एक वर्ड है एक वर्ड होता है, वर्ड पावर में कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है प्रोसिक्यूट और एक वर्ड होता है परसिक्यूट। चलो जल्दी से दोनों के बीच में डिफरेंस बता देना, मे भी आपको दोनों वर्ड एक जैसा लगे।
हाँ एक बार नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, पहले वर्ड पावर थोड़ा बता दो। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या है? प्रोसिक्यूशन, वेरी गुड सौरभ। प्रोसिक्यूट का मतलब है किसी चीज पे बैन लगा देना, एम्बार्गो लगा देना। क्या है एम्बार्गो? बैन लगा देना, प्रोहिबिट। और ये प्रोसिक्यूट करना मतलब किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, अनॉय करना, वेक्स करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ, सी ए सी ए सी, पहला वाला ऑप्शन होगा? मेरे को दो वर्ड दिख रहा है। द क्रिश्चियंस को परेशान किया जाता था रोमन्स के द्वारा, परसिक्यूट वर्ड है, और यहाँ भी परसिक्यूट है। क्रिश्चियंस को परेशान किया जाता था रोमन्स के द्वारा, और कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्परर अनाउंस टॉलरेशन फॉर क्रिश्चियनिटी, और उसने सारे परसिक्यूशन को खत्म कर दिया। तो पहले तो बोलोगे ना कि उन्हें परेशान किया जाता था और इन्होंने आकर सारा चीज को खत्म किया, तो ए के बाद सी ही होगा। और यहाँ तो सी के बाद है, सी के बाद है, ठीक है। और ए के तुरंत बाद सी होना चाहिए। ए से इतने दूर बाद सी होगा ही नहीं। यहाँ भी ए से इतने दूर और देखो, और दूसरा है क्रिश्चियनिटी वॉज मेड द एम्पायर्स, क्रिश्चियनिटी को उस एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया। किसके एम्पायर का? किसी का होगा ना कुछ एम्पायर, उनके साम्राज्य का। तो बी तो बिल्कुल भी नहीं हो, बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आंसर इज सेकंड। सेकंड इन्होंने बोला है कि क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियंस का फेथ अक्सर क्लैश होता था, दोनों में मतभेद था। किसके किसके बीच में? क्रिश्चियंस के बीच में और रोमन्स के बीच में अक्सर मतभेद हुआ करता था, ठीक है। अक्सर मतभेद हुआ करता था। और इस वजह से क्रिश्चियंस को, मतलब क्रिश्चियंस को मतभेद में क्या होता था, मतभेद हुआ करता था, उस वजह से क्रिश्चियंस को रोमन्स के द्वारा अनॉय किया जाता था। ओके, लेकिन ये जो रोमन एम्परर आए ना, इन्होंने ये सब को खत्म किया और क्रिश्चियनिटी को, एम्पायर को ऑफिशियल रिलीजन। तो ठीक है, नेक्स्ट वन। अभी ना ज्यादा डाउट मत पूछो, हाँ। कल से मतलब मैम ये करिए, सब सब हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, टाइम देना है। ABCD, अच्छा ऐसा कुछ है। हर हर इनिशियल इंटरेस्ट, उसका शुरू में इंटरेस्ट था डांस में, किसका? सावित्री का। पहले तो सावित्री जी का नाम लोगे, तो बी के बाद ही सी होना चाहिए ना। ये सी के बाद बी, यहाँ भी सी के बाद, ये तो ऐसे ही हट गया। ये तो हाँ ए ही होगा ये ए ही होगा। इन्होंने बोला है कि तेलुगु मूवी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स है, और उन सारे आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट सावित्री भी थे, तो ए के बाद ही भी होगा। विकास भैया ने आज अच्छा अच्छा बनाया। नेक्स्ट।
सी द बुकर इज अवॉर्डेड ऑन 17 नवंबर। बुकर प्राइज के बारे में बात हो रही है। और दूसरा देखो यहाँ पे गार्नर का शॉर्ट नेम है, विच ऑल्सो हैपन्स टू बी गार्नर्स 88th एनिवर्सरी। यहाँ पे गार्नर का शॉर्ट नेम है और यहाँ पे गार्नर का पूरा नाम है एलन गार्नर। तो पहले तो पूरा नाम आएगा ना, तो सी के बाद ही ए आएगा। ओके, और यहाँ ए के बाद सी, अरे यहाँ भी ए के बाद सी, यहाँ भी ए के बाद सी, यही सी के बाद, सी के बाद ये यही है ना, थोड़ा दिमाग लगा लिए होते। यहाँ दिस ईयर, इस साल, एलन गार्नर बिकेम द ओल्डेस्ट ऑथर, जिसको बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये बुकर इज ऑलवेज अवार्ड, बुकर प्राइज है, तो सी के बाद ही ये आएगा ना, और एक ही जगह सी के बाद ये है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन था, इजी था। ये देख के तो मुझे अपनी हालत याद आ गई, स्लीप डिप्रिवेशन। ये तो मेरे लिए ही है। डी, कैसे डिसाइड किया? पहले तो हाँ, जो लोगों के अंदर नींद की कमी होती है, और फिर बताया है ना कि नींद की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स, हाँ, डी ए बी सी। डिप्राइव्ड का मतलब है जिसको नींद की कमी होती है, उसके बहुत सारे नेगेटिव परिणाम होते हैं। ठीक है, नेगेटिव परिणाम होते हैं, और नेगेटिव परिणाम में क्या क्या होता है, चेस्ट पेन होगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, रोज के काम करने में ही उनको दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़े दिन के लिए भी अगर आप मतलब टेम्पररी स्लीप लॉस भी अगर होता है ना, तो उससे भी बॉडी को, हार्मोन को दिक्कत होता है। सो कंक्लूजन बताया, सो टाइम फॉर, अच्छा सा टाइम वगैरह निकालिए, एक्सरसाइज करिए, मसाज करवाइए, योगा करवाइए, मेडिटेशन करवाइए, यही है। अब बना लो। मैं जब डॉक्टर के पास गई ना, तो उन्होंने सबसे पहला चीज मुझे क्या बोला, सी, रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज। रिस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन डिग्निटी के लिए, अमंग द डाइवर्स मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में हम तरह तरह के लोग रहते हैं, और ऐसे कम्युनिटी में रिस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो डी से ही शुरू होगा, डी से ही शुरू होगा। और फिर उन्होंने बोला है कि हम डाइवर्स, विविध मेंबर्स होते हैं, और जो पीपल कम फ्रॉम डाइवर्जेंट फैमिलीज, डाइवर्स कम्युनिटी के बारे में बताया था कि जो लोग डाइवर्स फैमिली से आ रहे हैं, डाइवर्स नेशन से आ रहे हैं, एंड ऑल पीपल तरह तरह के चीज़ों से आते हैं, इसी को ना और इलेबोरेट किया है।
ओके। और अलग अलग जगह के आने की वजह से ना इनके बिलीफ भी अलग होते हैं, अलग अलग, तो इसलिए हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इजी है। ये लग रहा है ये भी उठाया है, PQRS है, इसमें तो कुछ SUP मतलब ज्यादा दिख रहा है। नहीं नहीं, बैंक का नहीं है ये विकास, मुझे लग रहा है ये भी किसी एग्जाम का ही उठाया होगा। 2 आंसर की अभी आया है, स्टेनो का और GHT का, उसी में से कुछ उठाया हो। जो स्टेनो का है, अच्छा स्टेनो का मैंने देखा नहीं अभी पेपर। अच्छा देखो, 3 ऑप्शन एस से है और एक ऑप्शन आर से, ठीक है। फाइन आर में बोला है ना कि फाइन आर्ट को, फाइन एक्ट इज समथिंग जिसका एस्थेटिक और कॉन्सेप्चुअल फंक्शन होता है। पहले तो हम बोलेंगे ना, जब भी हम बोलते हैं कला, देखो यहाँ पे आर्ट की बात की गई है, ओके। यहाँ पे कहाँ चला गया, प्रोसेसेस अंडर द अम्ब्रेला, और हम ऐसा बोलेंगे ना, आर्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक फाइन आर्ट और एक कहाँ चला गया, एक है अप्लाइड आर्ट। पहले तो ये बोलेंगे 2 तरह की कला होती है, एक फाइन आर्ट होता है और फिर एक अप्लाइड आर्ट होता है। तो पहले ये इसको बोलेंगे, तब तो जाके बोलेंगे ना कि फाइन आर्ट में क्या मतलब, अप्लाइड आर्ट में क्या होता है और फाइन आर्ट में क्या होता है, ठीक है। ऐसा इसका मतलब है कि यू के बाद ही पी और आर आएगा, यू के बाद ही, ठीक है, यू के बाद ही यहाँ पी या आर आएगा, ठीक है। यू के बाद ही पी या आर आएगा, ये भी हट गया। यहाँ देखो यू के बाद पी आर आ रहा है, यहाँ भी यू के बाद पी आर सब आ रहा है, इसी दोनों में से होगा, इसी दोनों में से होगा। तो अब एस के बाद यू है, दोनों जगह एस के बाद यू है, ठीक है। बहुत तरह का मतलब कला के बारे में बताया है, और फिर पढ़ा है 2 तरह का आर्ट होता है, और आर्ट में भी ना इन्होंने पहले किसका नाम लिया है, फाइन आर्ट का नाम लिया है, ठीक है। तो फाइन आर्ट के बारे में पहले हम बोलेंगे। कहाँ चला गया फाइन आर्ट, आर होगा आर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फाइन आर्ट का जिक्र किया है, बाद में अप्लाइड आर्ट का, तो इन्होंने फाइन आर्ट का पहले डेफिनेशन दिया। विकास ने इजी इजी डाल दिया है। इजी डाला है, आज बहुत खुश हो रहे होंगे सब। अच्छा, अब क्लोज टेस्ट मुझे नहीं पता है ये किसका है। नेक्स्ट, लास्ट में
वेरी गुड कृष्णा, वन ऑफ माय सिंसियर स्टूडेंट्स। एब्सेंस में मैं रिकॉर्डेड से प्रैक्टिस करता था। बहुत इजी है, पता नहीं कहाँ का है। अगर स्टेनो का है तो इजी दिख रहा है, मतलब द ऑप्शंस आर वेरी इजी। स्टेनो वाले एग्जाम को अब टाइपिंग स्टेनो वो सब देखना है। पहला वाला का आंसर ही तो बड़ा इजी है। सॉरी, खुश हो जाओ आज आप लोग। Earthquakes represent a highly consequential and perilous category of dash disaster। ये जो भूकंप है ये किस तरह की आपदा है? मिनरल आपदा है? लाइट आपदा है? क्या है? अरे सॉरी, किस तरह का आपदा है ये? अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है। अननेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों, ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा है ना। इजी है। These phenomenon arise as a result of several आंसर बताना। क्या भूकंप कब आता है? An earthquake refers to the abrupt, अचानक से रिलीज होता है अर्थ के अंदर, मतलब वो स्ट्रेन, वो प्रेशर, क्या चीज का? एनर्जी, एनर्जी, मिनरल नहीं होता, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ओके एकदम स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस वजह से भूकंप आता। इजी है। और लीडिंग टू द सिस्मिक स्ट्रेकिंग दैट प्रोपोगेट्स आउटवर्ड, जहां से भूकंप आता है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई भूकंप आता है तो बोलते हैं इसका एपिसेंटर कहाँ पे था, मतलब मेन भूकंप कहाँ पे आया, तो एपिसेंटर होता है। बड़ा इजी है ये। कॉजिंग डैश अर्बन डिवास्टेशन, अर्थक्वेक के वजह से कंपन होती है, और बड़ा इजी है। एक्सटेंसिव, हाँ, बड़े पैमाने पे तबाही होती है। ऑप्शन सब एक जैसा ऑप्शन। बहुत इजी है। विकास भैया को दिया था बनाने के लिए, लेकिन विकास भैया की भी क्या गलती है? विकास ने वही बनाया जो अभी जिसका आंसर की रिलीज हुआ है उसी से बनाया है। कॉन्सिक्वेंस होगा ना, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम स्वरूप। ठीक है, हाँ। तो आज विकास भैया का डायरेक्शन था ना कि मैम आज ना आराम आराम से क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज आप अच्छे से क्लास ले लेते हैं तो कल से और भी ज़्यादा कंटेंट डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए ना आज मैंने क्लास को थोड़ा छोटा रखा था।
ठीक है, थोड़ा सा छोटा रखा था ये देखने के लिए ना कि सब ठीक ठाक है, क्योंकि हर दिन ना मेरे को इस समय फीवर ही रहता था, इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है। कल से हम फुल फ्लो में आ जाएंगे। अब मुझे पता चल गया कि मेरी एनर्जी कहाँ पे है, आज मज़ा आ गया। हाँ, अब स्टूडेंट्स के कि मैम आपको हुआ क्या था, आप मुझे मैं तो बाहर गई थी, और जाने की मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। मेरा सैटरडे को फ्लाइट था ना, हाँ 7th को। 6th से मेरी तबीयत ख़राब थी, 6 दिसंबर से मेरी तबीयत इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ से ख़राब चल रही थी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगी ना, हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मेरी तबीयत लास्ट 1 मंथ से ख़राब चल रही थी। तो हाँ, बता रही हूँ मुझे क्या होता था कि मैं ऑफिस आप लोगों को 2:15 तक पढ़ा के ना, 2:15 2:30 तक पढ़ा के जाती थी, और इधर लास्ट ना शाम में ऑफिस आना बहुत इरेगुलर हो गई थी मैं। तो विकास को भी लगता था कि आजकल आप, मतलब उसने कभी पूछा नहीं, अभी बोल रहा था कि मैम आप शाम में मुझे शाम में हर दिन फीवर हो जाता था और मैं टैबलेट खा लेती थी। ठीक है, हर दिन 1 महीने से ये ड्रामा मेरा चल रहा था। 1 मंथ बहुत लंबा टाइम है। मैं शाम में ऑफिस नहीं आती थी, पूरा बॉडी एक होना शुरू हो जाता था, फीवर वगैरह हो जाता था। 1 मंथ चला, 6 को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर भी मैंने जाना था, ले लिया, वहाँ से लौटी तो हालत ख़राब ही हो गई। हाँ, नहीं, कल से मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कल से मैं ठीक रहूँगी। उस ऊपर से आज मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो और बहुत सारा टेस्ट वेस्ट भी लिखा था, तो उनका पहला क्वेश्चन था ना कि आपको क्या चीज़ का स्ट्रेस है। ठीक है, क्या चीज़ का स्ट्रेस है, ये लाइन पूछा ना, तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो आपको क्या चीज़ का स्ट्रेस है भाई, मैंने बोला कि सर मुझे कोई चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, फैमिली में भी ऐसा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, और मैं पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। ये लाइन उन्होंने पूछा मुझसे, लेकिन बोला कि आपकी बॉडी में ना जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। देखो यही होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, आपके टेस्ट दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपके बोलने से थोड़ी होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं है कोई भी चीज़ का, लेकिन आपकी बॉडी बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हाँ, आप ये तो आपके बॉडी के टेस्ट बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया, मुझे याद है ना 1-2 साल पहले मैं किसी को ब्लड देने गई थी। ठीक है, उन्होंने मेरा ब्लड नहीं लिया डॉक्टर ने वहाँ पे, क्योंकि मेरे आरबीसी का लेवल बहुत कम था। हाँ, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह में, वॉक पे तो मैं एक्टिव रहने वाला पार्ट ना, वो तो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ पूरे समय। एक्टिव वाला जो पार्ट है ना पूरे समय विंडोज का स्ट्रेस है। सफाई का स्ट्रेस है क्या है, नहीं बता रही हूँ। तो आरबीसी मेरा ब्लड नहीं लिया, बोला कि आपके बॉडी में आरबीसी काउंट कम है। उसके बाद ना मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब अंदर से बहुत बैड फील होता है ना कि किसी को ब्लड देने जा रहे हो और लिया नहीं। 1-2 साल पहले की बात। फिर मैंने ना आरबीसी बढ़ाने के लिए ना अपना डाइट वगैरह सुधार लिया, बढ़ाने के लिए सुधार लिया, लेकिन उससे कोई खास मतलब सुधरा नहीं। लेकिन वो बोल रहे कि जब तक आपका रूट कॉज, मैंने बोला सर थोड़ा समझाइए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। पूरा समझाया उन्होंने कि आपके बॉडी में ना ऑक्सीडेशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि जितना आरबीसी ब्रेक नहीं होना चाहिए ना, उतना आरबीसी आपका बॉडी से ब्रेक हो रहा है, उतना नहीं होना चाहिए। फिर बताया एंटीऑक्सीडेंट्स खाना वाना और वो सब खाइए, और वो सब किया, वो सब किया। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी भी मतलब कम हो गई है, क्या क्या बताया। नहीं, कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है। मैं हर साल ना अपना फुल मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाती है, क्रोनिक डिजीज नहीं है। पता नहीं ये क्या हो गया, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, और मतलब जो नया चीज़ मैं अपने बारे में सुन रही थी कि ठीक हो जाए। एक्टिव अपने आप को एक्टिव रखना है। और वो मुझे बता रहे थे कि आपकी लाइफ स्टाइल, क्या बोल रहे, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत मोनोटोनस है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से मिलना शुरू करिए। ठीक है, घंटों अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से बात करिए, एंड रिलैक्स रहिए, एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। कोई आपको टेंशन देता है, कुछ बताया उन्होंने 1 2 3 4 वो सब क्या पता नहीं क्या सिखाया, काउंट करिए उस माहौल से। अभी तो फिर टेस्ट करवाऊंगी, तब तो आरबीसी पता चलेगा ना। ये सब प्रॉब्लम था जिस वजह से बार फीवर हो जा रहा। और उसी में क्या हुआ, माई डॉटर ऑल्सो शी गॉट, उसको उसकी वजह से
उस वजह हाँ वो अभी मैं देखी ना। हाँ, और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा लाइफ का, उन्होंने बोला कि इसी वजह से आपको सब कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। ओके, इसी वजह से सब कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। मैं हाँ मेडिटेशन, लेकिन पता नहीं क्यों मेडिटेशन के समय मेरे को सब चीज़ याद आने लगता है, लेकिन वो जो नहीं याद आना चाहिए, इधर उधर क्या क्या है, मतलब कंसंट्रेट। तो स्लीप लिप भी करना है, फ्रेंड से मिलिए। हाँ, स्लीप और नींद बहुत सारा लीजिए, नींद अच्छा सा लीजिए। ओके, अपना ध्यान रखिए। लेकिन मैंने एक और लेसन सीखा, अरे नहीं नहीं, आंवला कंज्यूम कीजिए आप। कुछ कुछ बेसिक चीज़ नहीं है मेरे को, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्रॉनिक बीमारी और वो सब कुछ नहीं है। मेन है कि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलिए। एकदम मोनोटोनस आपकी लाइफस्टाइल हो गई थी, ये वो। डू व्हाट यू फील गुड। ओके, और उन्होंने बोला कि ये सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए। सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता है। ओके, अपने अपना भी केयर करिए, वैसे वैसा सब बताया। ठीक है। हाँ, और नहीं नहीं, और काम काम करने में तो, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ही तो असली एनर्जी है। वही तो है। मैम को मेड का स्ट्रेस है, मैं भी मेरी मेड वेड को मैंने सबको बोल दिया कि जो मन है करो, मैं कुछ नहीं करूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी, अपना आराम से। जो अभी मैं वो सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही। कुछ मुझे उन्होंने बताया ज़्यादा टेंशन और वो सब मीन्स मैम। ठीक है, तो अब हम लोग कल से आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग गुड। नहीं तो परसों सौरभ आया था माई हाउस, ही सेज कि अरे मैम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन आज से ठीक हूँ मैं। ओके, और कोई टेंशन नहीं लेना। कल से हम लोग पूरे एनर्जी के साथ, आज मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, होपफुली सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा। मैं देखती हूँ कल सुबह की, मुझे अच्छा लगा ना तो मैं सुबह वाला क्लास भी ले लूँगी। मुझे वहाँ से नरेशन पढ़ाना था उन लोगों को। ठीक है, नहीं क्या पढ़ाया था, हाँ नरेशन क्वेश्चन टैग पढ़ा के गई थी। और आपका तो चलेगा ही, कल वाला सेट सब मैं बना के लाऊंगी। ओके, हाँ, आधा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ना। आधा परसों मेरे पास जब मैसेजेस आने लगे ना, 97, देयर वाज वन गर्ल, 91, 89, 82 स्टेनो का। मैंने सोचा कि पेपर ज़्यादा इजी आ गया है। मैं ठीक हो गई हूँ, ठीक तो अभी हो गई हूँ। और मुझे हंसी आ रही, मुझे हंसी भी इस बात से आ रही थी ना, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था ना कि मैम को वीडियो ना एसएससी स्कैम पे वीडियो बनाने का मन नहीं है, इसीलिए बीमारी का एक्टिंग कर रही है। अब बताओ जरा, मतलब एसएससी स्कैम पे मेरा कॉल है कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, और क्यों नहीं, अगर कुछ गलत है तो क्यों नहीं बनाऊंगी मैं। और इस डर से मैं लास्ट 10 डेज से अपने पेड बैचेस में क्लास नहीं लूंगी। ओके, 10 डेज में ये सब क्लास नहीं लूंगी, ये मेरा कॉल है। हाँ, कुछ कुछ इसीलिए मैंने एक डाल दिया था। मैंने बोला कि अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक ग्रुप बना था टीचर्स का। ओके, अभिनय सर ने एक ग्रुप बनाया हुआ था। सारे थे, नीतू मैम, अभिनय सर, और रोजगार विद अंकित, क्या नाम है, आदित्य रंजन सर, सारे टीचर्स का ग्रुप था। उन लोगों ने एक मीटिंग रखा था संडे को इस मीटिंग को रखा था। तो उस ग्रुप पे मीटिंग रखा था ऑनलाइन। मैं नहीं अटेंड कर पाई थी क्योंकि संडे को माई डॉटर ना, शी गॉट रेस्टलेस, संडे को मुझे उसको एडमिट करना पड़ा। फिर मैंने नीतू मैम को मैंने मैसेज वगैरह डाल दिया, तो बोला मैम ओके, टेक केयर, एब्सोल्युटली इट्स ओके एंड ऑल। तो वही सब था। ओके, ओह ठीक है। मैंने डाल दिया था ग्रुप में, उन लोगों को पता था कि मेरी भी तबीयत खराब है। उस दिन तो मैंने अपनी तबीयत के बारे में तो कुछ डाला ही नहीं था, बेटी का ही उस दिन डाला था। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या क्या हुआ है। जब मैं मंडे को, मैंने एक टीचर को फ़ोन किया और उनसे बोला ना कि सर मुझे बताइए कि एग्जैक्टली मतलब क्या हो रहा है यूट्यूब पे। तो उन्होंने नटशेल में मुझे बताया। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। नहीं, इसमें गगन सर नहीं थे। हम राकेश यादव सर है उस ग्रुप में।
कल से हम लोग न्यू एनर्जी के साथ मिलते हैं।